आज ऑपरेशन सिंदूर के हुए पूरे एक साल का समय बीत चुका है। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसके जरिए भारत ने पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत की एक झलक दिखाई। यहाँ तक कि केवल 4 दिन के अंदर एक न्यूक्लियर कंट्री को घुटनों में ला दिया। तो आखिर कैसे परफॉर्म किया गया था ऑपरेशन सिंदूर, इसके पीछे के क्या कारण थे और क्या कुछ हुआ था इन 4 दिनों के अंदर, सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। नो एनी डाउट, वीडियो के एंड तक आपको ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हर एक बारीक चीज काफी अच्छे से जानने को मिलेगी और आप प्राउड फील भी कर पाओगे। इसी के अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, हाइप करिएगा, ताकि मुझे सपोर्ट मिलता रहे और मैं इसी तरीके की वीडियोस को बनाते रहूं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो को। वो दिन था 22 अप्रैल 2026 का, जहाँ पे भारत के पहलगाम में आतंकवादी अटैक होता है। ये वो एक ऐसा दिन था जिसे कि भारत के लोग कभी भूल नहीं सकते, ना ही यहाँ पे वह पाकिस्तान की इस गलती को कभी माफ करेंगे। इस दिन पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों के जरिए भारत की वैसरन घाटी में 26 भारतीयों की जान ले ली थी, केवल इसलिए क्योंकि वह हिंदू थे। इस आतंकवादी अटैक की जिम्मेदारी लश्कर के प्रॉक्सी टीआरएफ लेता है और ये अटैक के बाद उन्हें लग रहा था कि भारत की जो पिछली सरकार है, जिस तरीके से वे केवल निंदा ही कर सकती हैं, इस बार भी इस अटैक के बाद कुछ ऐसा होगा। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये नया युग का भारत है और इस बार जो रिटेलिएशन होने वाला था भारत की तरफ से, इसके बारे में न केवल पाकिस्तान बल्कि दुनिया ने भी नहीं सोचा था। इस बार भारत का अटैक या यूं कहे भारत का रिटेलिएशन न केवल सीमावर्ती इलाकों में बल्कि पाकिस्तान के काफी गहराई तक होता है। हम बात करें रावलपिंडी की या फिर हम बात करें सरगोदा की। पहलगाम हमले के केवल 2 सप्ताह बाद भारत एक ऐसा अटैक करता है, केवल 4 दिन के अंदर एक न्यूक्लियर पावर देश को घुटनों में ला देता है। 22 अप्रैल को आतंकवादी अटैक होता है। अब इसके 15 दिन तक यानी 7 मई तक अब भारत सरकार बैठकर प्लानिंग करती है। इस बीच भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ काफी सारे नॉन मिलिट्री एक्शन लिए जाते हैं, जैसे कि इंडस वैली वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन। इसी के अलावा इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान की आतंकवादी एक्टिविटी को एक्सपोज करना। इसी के अलावा मिलिट्री जवाब देने के लिए प्लान को तैयार किया जाता है। यहाँ पे टारगेट को लॉक किए जाते हैं, वेपन को चूज किया जाता है और पूरी प्लानिंग की जाती है। फिर आता है 7 मई 2025 का समय, जहाँ पे भारत जिसके टारगेट में थे, पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकवादी ठिकाने। ये ठिकाने लेस, हिजबुल्ला और लश्कर के थे। इन 9 आतंकवादी कैंप में से 2 कैंप जो कि पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी, मोरिद के और भावलपुर के हेडक्वार्टर को भी अटैक किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर 100 से 25 किलोमीटर की दूरी तक के ये सारे कैंप्स को इंडियन एयरफोर्स अपनी स्कैल्प मिसाइल के जरिए टारगेट करती है। हैमर मिसाइल के जरिए दुश्मन की टेरिटरी के अंदर नष्ट किया जाता है। इसी के साथ अन्य ठिकानों पर 23 से 25 मिनट तक अटैक किया जाता है। इस अटैक में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे जाते हैं और फिर इसके बाद भारत सरकार की तरफ से अनाउंस किया जाता है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत ने रिटेलिएशन किया है और पाकिस्तान के अंदर 9 से अधिक ठिकानों पर अटैक किया है। भारत इस बात को भी कंफर्म करता है कि यहाँ पे हमारा टारगेट केवल आतंकवादी ठिकाने थे, यहाँ पे कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं की गई है, बल्कि यहाँ पे मिलिट्री टारगेट को भी हिट नहीं किया गया है। केवल ये 20 से 25 मिनट के अंदर हुई आतंकवादी कैंपों पर एक सटीक स्ट्राइक थी। दरअसल ये अटैक पहलगाम के अंदर मारे गए 26 इनोसेंट भारतीय हिंदुओं की मौत का बदला था। अब इसके बाद पाकिस्तान शांत बैठ सकता था, लेकिन हमें तो पता है पाकिस्तान की कैसी सोच है। पाकिस्तान डिसाइड करता है कि वह इसका जवाबी हमला करेगा। अब पाकिस्तान यहाँ पे एलओसी में काफी ज्यादा हैवी शेलिंग करता है। पाकिस्तान यहाँ पे भारत के सिविलियन इलाकों पर अटैक करता है। नो एनी डाउट, हमें पाकिस्तान की सोच के बारे में पता है कि कैसे वह भारत को एक हिंदू राष्ट्र की तरह देखता है और उनका ये मानना है कि अगर वे भारत के अंदर सिविलियन को अटैक कर रहे हैं तो वह हिंदू उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसी सोच के साथ पाकिस्तान अंधाधुंध अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पे भारत के अंदर कई सारे स्कूल्स और गुरुद्वारों को टारगेट किया जाता है। भारत ने यहाँ पे पहलगाम के अटैक के बाद जो जवाबी कार्रवाई करी, जहाँ पे केवल आतंकवादियों पर अटैक किया गया, ना कि किसी भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टच किया गया। कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जब पाकिस्तान अटैक करता है तो यहाँ पे हमारे 15 से ज्यादा सिविलियन की जान जाती है और कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चर हर्ट होते हैं। यानी कि भारत का यहाँ पे टारगेट थे आतंकवादी, लेकिन पाकिस्तान के टारगेट थे सिविलियंस और मासूम लोग। और इसके बाद आता है 8 मई का समय, जहाँ पे पाकिस्तान यहाँ पे टर्की और चाइनीज ड्रोन के जरिए भारत की कई सारी मिलिट्री फैसिलिटीज को टारगेट करता है। शुरुआत में पाकिस्तान ने आर्टिलरीज का यूज किया था, लेकिन अब वे लॉन्ग रेंज के वेपन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान का निशाना था भारत के नॉर्दर्न कमांड थिएटर्स, वेस्टर्न थिएटर्स, जहाँ पे भारत के दर्जन भर से ऊपर इलाकों को टारगेट किया जाता है, जहाँ पे एकदम स्वान ड्रोन के जरिए अटैक किया जाता है। हम बात करें लुधियाना, भटिंडा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, ये वो सारी की लोकेशन थी जहाँ पे पाकिस्तान अटैक करता है। पाकिस्तान यहाँ पे सीधे भारत के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करता है, लेकिन जिस तरीके की उन्होंने इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया था, जैसे कि PL-15 मिसाइल जो कि चाइना की उनकी देन है, PL-15E जैसी मिसाइल के मलबे हमें सिविलियन इलाके पर देखने को मिलते हैं। पर अच्छी बात यह है कि जो भी अटैक पाकिस्तान ने किया था, भारत के काउंटर अटैक सिस्टम यानी डिफेंस
डिफेंस सिस्टम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी पाकिस्तान का जो पहला वेव अटैक था भारत के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर, भारत ने सक्सेसफुल उसे न्यूट्रलाइज कर लिया था। और जब इसके बाद अब बारी थी भारत की रिटेलिएशन की, और इस बार अब भारत का टारगेट था जवाबी तौर पे पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। और भाई साहब जो तबाही मचना शुरू होती है। जवाब में भारत 8 मई को पाकिस्तान में स्थित कई सारे मल्टी रोल रडार का डिफेंस सिस्टम्स, यानी ऐसे सिस्टम जिनका काम डिफेंस करना है, उनको ही टारगेट किया जाता है। जिसमें लाहौर के LY-18 एयर डिफेंस सिस्टम, कराची का HQ-9A सिस्टम और इसके अलावा काफी सारे रडार सिस्टम जिसे टारगेट किए जाते हैं, जहां पे कामाकाजी अटैक का इस्तेमाल किया जाता है। आप सोच सकते हो कामाकाजी अटैक, जिससे कि आसानी से अटैक किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता और उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। और धीरे धीरे चीजें और भी ज्यादा इंटेंस होती हुई नजर आती है, जहां पे अब बारी थी मिसाइल के इस्तेमाल होने की। डिफेंस सिस्टम नष्ट होने के बाद भी पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अब आता है 9 मई का समय। अब पाकिस्तान यहाँ पे इस्तेमाल करता है क्रूज मिसाइल जैसी लॉन्ग रेंज मिसाइल का। यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइल भी अब मैदान में आ चुकी थी। पाकिस्तान की एक फतेह मिसाइल सीसा के अंदर बराक सिस्टम द्वारा इंटरसेप्ट कर ली जाती है। दरअसल इस मिसाइल का मेन टारगेट था भारत की राजधानी दिल्ली पर अटैक करना। यानी आप समझ सकते हो कि कैसे पाकिस्तान ने पहले आतंकवादी अटैक किया, फिर जब रिटेलिएशन हुआ, आतंकवादी मारे गए, तो फिर वापस से भारत के अंदर सिविलियन के ऊपर अटैक होता है, फिर इसका फिर से रिटेलिएशन होता है, तो फिर भारत की जो की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था वहां पे अटैक होता है, जिसका जवाबी कार्रवाई भारत फिर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे करता है। तो अब यहाँ पे टारगेट था भारत का केंद्र यानी राजधानी। यानी तुम समझ सकते हो कि एक्सेलेरेशन कहां से हो रहा था। हालांकि अच्छी बात है कि ये सारी मिसाइल को भारत इंटरसेप्ट कर लेता है और इन्हें हवा में नष्ट कर देता है, जिनकी मलबे बाद में बरामद होते हैं। यहाँ तक कि चाइना की दी हुई चाइनीज 400 AKG एयर टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल भी हमें यहाँ पे यूज होते हुए नजर आती है। पाकिस्तान इसे JF-70 से लॉन्च करता है, लेकिन भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम वो इसे सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लेता है और इस पूरे लड़ाई के बीच इसे हवा में ही नष्ट कर देता है। बताया जाता है कि भारत का S-400 इस तरीके से 11 बार अपनी परफॉर्मेंस को देता है, यानी कि ऐसे 11 टारगेट को डिटेक्ट करके हवा में ही नष्ट करता है। इसमें पाकिस्तान के फाइटर जेट भी शामिल थे। वही हम बात करें पाकिस्तान की फतेह सीरीज जैसी मिसाइल का, उसे भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज कर देता है। वही अब पाकिस्तान कह ही रहा है कि मालिक आओ, हमने उतार लिया है, बैंड बजा दो बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके। तो बारी थी बैंड बजाने की। 9 मई को अब भारत केवल एक सिंगल ऑपरेशन में पाकिस्तान के 11 एयरबेस को टारगेट करता है, जो कि पाकिस्तान के अलग अलग लोकेशन में मौजूद थे। पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस के खिलाफ भारत का एक्शन 10 मई की सुबह से स्टार्ट होता है। 2 बजे से सुबह के 5 बजे तक ये स्ट्राइक चलती है और इसके साथ भारत दुनिया का सबसे पहला एक ऐसा देश बनता है जिसने केवल एक सिंगल ऑपरेशन में एक न्यूक्लियर पावर कंट्रीज के 11 से ज्यादा एयरबेस को टारगेट किया था। और बताया जाता है कि भारत के इस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स के 20% से ज्यादा एसेट्स नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कैजुअलिटी भी बहुत ज्यादा थी। भोलारी एयर स्पेस की हम बात करें, इसी के अलावा पाकिस्तान अपने काफी सारे इंपॉर्टेंट फाइटर जेट को भी खो देता है। कई सारे JF-17, F-16, एवेक्स एयरक्राफ्ट या J-10C। इसी के अलावा कई सारे हाई वैल्यू सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जो कि उन्होंने उधार लेकर खरीदे हुए थे, मल्टीपल रडार और एयर डिफेंस सिस्टम और HQ-9 जैसे चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम। इस तरीके से कई सारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स नष्ट हो जाते हैं। इन एयरबेस को टारगेट करने के लिए भारत लॉटरी एम्यूनिशन के साथ साथ ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करता है। और जो सबसे बड़ा हिट था, ये यूं कहे मेरे लिए सबसे फेवरेट था, वो था S-400 का। दरअसल S-400 पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर दूर एवेक्स फाइटर जेट जो कम्युनिकेशन के लिए वर्क खुद इस्तेमाल किया जाता है, वह S-400 द्वारा 300 किलोमीटर दूर हिट कर लिया जाता है। ये आज तक का सरफेस टू एयर सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट किल है। हम बात करें भोलारी की, नूर खान की या सरवोदा की, ये वो सारे एयरबेस हैं जो कि भारतीय सेना द्वारा टारगेट किए जाते हैं। इन सारे बेसिस पे जो सारे अटैक होते हैं, वो सैटेलाइट इमेजेस के जरिए बाहर निकल कर आते हैं, जहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि काफी सारी ऐसी खबर भी निकल कर आई थी कि जो पाकिस्तान का किराना एयरबेस है, यहाँ जो न्यूक्लियर साइट बताई जाती है किराना हिल्स, वहाँ पे भी अटैक की बातें की जाती है। हालांकि भारत के ऑफिसर इस बात को क्लियर कर देते कि उन्हें ये नहीं पता कि किराना हिल्स में क्या है और ना ही उन्होंने वहाँ पे स्ट्राइक की है। और ये वो समय था जहाँ पे पाकिस्तान को उसकी लिमिट पता चल चुकी थी। उन्हें ये पता था कि अगर उन्होंने इसे और एक्सीलेशन किया तो ये अब वो सरकार नहीं है जो कि शांति की बात करती है, ना ही ये थप्पड़ मारने के लिए एक गाल की जगह दूसरा गाल भी आगे करती है। अब आता है 10 मई का दिन, जहाँ पे पाकिस्तान के DJMO भारत के DJMO को कॉल करते हैं और सीज फायर का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन इस 4 दिन की वॉर में यानी 88 घंटे के अंदर भारत ने पाकिस्तान को अपने घुटनों में ला दिया। यहाँ पे हमें हवा और जमीन यानी कि थल सेना और वायुसेना की परफॉर्मेंस देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो हिडन कार्ड था वो था हमारी नेवी की अलग पिक्चर चलती है। भारतीय नौसेना जो कि कराची को हिट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी।
और नो एनी डाउट अगर यहाँ पे पाकिस्तान एक्सलेशन करता या फिर और भी एक्टिव करता तो पाकिस्तानी नेवी के क्या हालात होते, ये पाकिस्तान एयरवेज को देखकर हमें पता चल जाता है। पाकिस्तानी नौसेना का कहना था कि इससे पहले कि वह एक्टिविटी करते, अपने ऑपरेशन को कंडक्ट करते, उससे पहले ही पाकिस्तान ने सीज फायर का प्रस्ताव रख दिया था। इसके अलावा कई सारी ऐसी रिपोर्ट निकल कर आती है कि जब एरिवन सी में भारतीय नौसेना मौजूद थी, पाकिस्तान ने अपने नेवी के जहाजों को डीप इलाकों में छुपा दिया था, यहाँ तक कि उनके कोई भी जहाज पेट्रोलिंग भी नहीं कर रहे थे। यानी ये बताता है कि भारतीय नेवी का क्या डर है। और इस तरीके से भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है ये एक काफी बड़ी गाथा है और ये बताता है भारत पावर को। ये काइंड ऑफ एक केस स्टडी है जिससे हम काफी सारी चीजों को सीख सकते हैं। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने बताया भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब से बिल्कुल नहीं डरने वाला। नो इन डाउट हम पहले अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर अटैक होता है तो इसे भी हम सहकर नहीं रहेंगे, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये एक ऐसा एग्जाम्पल था जहाँ पे हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल का भी इस्तेमाल काफी अच्छे से करके ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं जहाँ पे हमारा टारगेट एनिमी एरियाज में रहने वाले आतंकवादी हो। भारत ने दिखाया कि कैसे एक मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, जहां यहाँ तक कि जब आपका अपोनेंट एक न्यूक्लियर पावर ही क्यों ना हो। इसी के अलावा जिस तरीके से हमने वेपन को चुनाव किया अटैक करने के लिए, वो काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक थे, यानी कि हमने सोच समझ के वेपन का इस्तेमाल किया। यहाँ पे हमने एयर लॉन्च ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, स्कैल्प, हैमर जैसे वेपन जिसमें राफेल के जरिए इन्हें लॉन्च किया जाता है। इसी के अलावा रैमपेज, नागा अस्त्र मिसाइल, ये वो सारी मिसाइल्स है जिन्हें आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया। इसी के अलावा जो बाद में खबर निकल कर आई थी, हमें पता चला था कि काफी सारे हाई लीडर आतंकवादी भी इसमें मारे गए हैं। ये वो आतंकवादी थे जिनका नाम पुलवामा ब्लास्ट और इंडियन एयरलाइंस अपहरण वाले केस में इनका नाम था। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान ने काफी सारे प्रोपेगेंडा विंग्स को एक्टिव कर दिया था और कहीं न कहीं भारत इस चीज में पीछा होता हुआ नजर आया, जहाँ पे भारत अपने नैरेटिव को पुश ही नहीं कर पाया। पाकिस्तान ने ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया जिसके कारण वर्ल्ड ने सबसे पहले उनकी बातों पर ध्यान दिया। और कहीं न कहीं हम ये बात जानते हैं कि कैसे पाकिस्तानी एजेंट जो कि अलग अलग वेस्टर्न अखबार या यूं कहें वेस्टर्न न्यूज एजेंसी में काफी डीपली मौजूद हैं, जहां पे वे अपने प्रोपेगेंडा को काफी इजीली स्प्रेड कर देते हैं। हालांकि ऐसे दावे किए जा रहे थे, यहां तक कि इनके प्रोपेगेंडा को अमेरिका ने भी पुश किया, जहां पे वो दावा करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप तक ये कह देते कि भारत के 8 राफेल फाइटर जेट गिराए गए, लेकिन इसकी कोई भी सबूत आज तक बाहर निकल कर नहीं आए हैं। बल्कि भारत ने जो स्ट्राइक किया है, जो अवॉक्स सिस्टम गिराए गए हैं, डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया है, या यूं कहें आतंकवादी कैंप या फिर आर्मी की एयर बेसिस पर जो अटैक किया गया है, जिनकी इमेज सैटेलाइट इमेज पूरी दुनिया के सामने है। सो ये था पूरा ऑपरेशन सिंदूर। सो गाइस, आपकी क्या राय है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर? इसी के अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अगर शेयर करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।